हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। कोयटा में मुस्तकिल जो इतलात आ रही हैं वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि दहशतगर्दी एक दिन के लिए भी नहीं रुक रही और ऑफ कोर्स ऑपरेशंस जारी हैं। उन ऑपरेशंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की एफर्ट्स होनी चाहिए, क्या वो उतनी स्विफ्ट हैं या वो इतनी सॉलिड हैं, ये कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके बगैर मामला रिजॉल्व नहीं होगा। दहशतगर्दों का मामला बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इंटरनेशनली उठा रही है, यूएन में भी। इस वक्त तारिक फातमी साहब जो हैं वो भी वाशिंगटन में मौजूद हैं हमारे एम्बेसडर के साथ मिल के। वहाँ पर जो टीटीपी की थ्रेट है उससे लोगों को किस तरह बताना है, मोबिलाइज करना है, सेंसिटाइज करना है ताकि एक सपोर्ट गार्नर की जाए टूवर्ड्स दिस थ्रेट जिसको पाकिस्तान अकेला फेस नहीं कर सकता। बट जो हम कर सकते हैं वो है पॉलिटिकल कंसेंसस, कम से कम सिक्योरिटी के मसले पे। क्या वो डेवलप हो सकेगा? दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन एंड इट इज़ येट टू बी सीन। हमारे साथ आज तीन ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके डाइवर्स ओपिनियंस हैं। उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट वी आर फेसिंग। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई से नदीम कुरैशी साहब और सीनियर सहाफ़ी मुबशर बुखारी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर आमिर, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी कि वो ब्रिज का किरदार अदा करने को तैयार हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीटीआई। बट गिवन द सिनेरियो दैट वी आर इन, काफ़ी ग्रेव डिफरेंसेस हैं और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही नहीं हैं, उनके तो डिफरेंसेस इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। तो बिलावल भुट्टो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ ना कुछ मसले का हल निकाल सकेंगे जो उन्होंने ये ऑफ़र की है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पॉलिटिक्स में तो मेरे ख्याल से हल निकाला जाता है डायलॉग के ज़रिए, और अगर डिफरेंसेस हों तो उनका हल मुज़ाकरात है। अगर आप जंगें भी लड़ें तो आपको बैठना पड़ता है। तो ये तो सियासतदान है और सियासतदान तो हमेशा डायलॉग के ज़रिए हल निकालते हैं। ये जो इस दफ़ा पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में आई है, इसमें किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली है। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई या उसका ग्रुप रहा है और पीपल्स पार्टी ने इसीलिए सबसे पहले उन्हें कहा था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन उन्होंने किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो क्योंकि दूसरा बड़ा ग्रुप आया, हमने हुकूमत बना ली। तो अब जो चेयरमैन साहब सारा एक साल की जो सूरत हाल रही है उस पर हमने हमेशा कोशिश की है, और इवन आपने 26 अमेंडमेंट के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का किरदार देखा, तो वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात नहीं थे, डायरेक्टली उनके साथ थे, इनडायरेक्टली ये सारे जितना भी डायलॉग हो रहा था उसमें पीटीआई भी शरीक थी, और ये जितने ही अमेंडमेंट आई है उनकी रजामंदी उसमें शामिल थी। तो जहाँ तक सियासी इख्तलाफात हैं उनका हल तो पॉलिटिकल फोर्सेस पार्लियामेंट में तलाश करेंगी। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्की है, और उसके लिए हमें एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ और रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी देखना पड़ेगा कि उनसे क्या गलतियाँ हुई। अगर आज कोई कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, तो क्या 2018 में ये नहीं हो रहा था? उस वक़्त नहीं कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है, बड़ा डेमोक्रेट जर्नल है, इजलास भी इस्टेब्लिशमेंट बुलाती है और मेरे बंदे भी पूरे ये करती है, मेरी हुकूमत भी ये चलाती है। तो मेरे ख्याल से आइए हमेशा के लिए एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हों, और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठें, पहले पॉलिटिकल इख्तलाफात को हल किया जाए, और उसके बाद जो नेशनल इश्यूज़ हैं जिसमें यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, पॉलिटिकल फोर्सेस का उनकी बी टीम बनना, मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम का मजबूत होना, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम का वीक होना, मुल्क के अंदर पार्लियामेंट को इज़्ज़त और एहतराम देना, मुल्क के अंदर पार्लिमानी इदारों को, पार्लियामेंट्री इदारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को इज़्ज़त देना, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी डोमेन के अंदर जो उसका रोल है उसे एक्सेप्ट करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करना चाहती है तो डायलॉग करें, अगर फिर हैं तो फिर अच्छे में बुरे में शरीक हों। ट्रू, और फिर एक म्यूचुअल ओनरशिप लें ना सारी चीज़ों की। ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज़ कर लें व्हेन इट कम्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नदीम कुरैशी साहब, मुझे याद करा दिया बैरिस्टर आमिर ने कि वाकई जब इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम था, उस वक्त पहली ऑफ़र और पहली प्रोबेबिलिटी बड़ी सरप्राइजिंग हम सब के लिए भी ये थी कि शायद पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के गवर्नमेंट बना लें।
और अगर वैसे तो इट्स टू लेट, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप लोग एक्सक्यूज़ मी उस वक्त ये मान लेते, तो आज जो आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है बानी पीटीआई से मिलने के लिए सिर्फ, आप लोग शायद बहुत बेहतर पोजीशन में होते। तो डू यू थिंक दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड? दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, अब जो आपको दोबारा ऑफर कर रही है पीपल्स पार्टी के, लेट्स टॉक, अभी वो किस बारे में बातचीत होती है दैट इज़ वेग, बट कम अज़ कम एक जगह पे इकट्ठे तो हों, उस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने इस सारे निज़ाम को लाने का फैसला किया था, उनके यहाँ कतन ऐसी कोई बात नहीं थी कि तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह गवर्नमेंट फॉर्म करने में कोई वो सेफ पैसेज देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैसेज ना दें, बतौर लेकिन अगर जमात, आप लोग उस वक्त शो भी करते ना, कमिटमेंट भी शो करते, और उसके बाद ना बन पाती, तो वो एक डिफरेंट बात होती, लेकिन आप लोगों ने तो उस वक्त बिल्कुल नो कर दिया था इसको। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक ऐसी सियासी जमात जिसका जिसका मैंडेट डाका डालकर छीन लिया गया हो, जिसका निशान ले लिया गया हो, जिसके नुमाइंदगान को कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए जा रहे हो, पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन की कैफियत हो, एक छोटी सी 10, 12, 15 लोगों की कॉर्नर मीटिंग भी ना करने दी जाए, बेशतर उम्मीदवारान अपने हलकों में कैंपेन के लिए दाखिल ना हो सके, तो हमें तो इस सारे इंतखाबी निज़ाम पर ही एतराज था। हम तो समझते हैं कि माजी में भी इंतखाबात में किसी हद तक कोई धांधली होती रही होगी। ऐसा यकीनन ऐसा नहीं है कि हर बार कोई साफ शफाफ हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जितना बड़ा अवामी मैंडेट पे डाका 2024 के इंतखाबात में डाला गया, ये अपनी मिसाल आप है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा, और ये पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने भी कहा। ये नून लीग के बहुत सारे लोग, जिनमें जो सीनियर उनकी लीडरशिप है, जो भले आज उनसे इख्तलाफात में है, आसिफ करमानी साहब हों या दीगर लोग, जावेद लतीफ साहब हों, आप जिसको सुनेंगे वो यही कहेगा, यही इंतखाबात तो इसका बल्कि मतलब है एक कि जगह दोनों पर साइड्स पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑनेस्ट ओपिनियंस रखते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। अगर आप सारे लोग मिल जाएं, बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, तो एक वे फॉरवर्ड बन सकता है। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ये बात तो बारहा कहते हैं, हर डिबेट में 50% आर्गूमेंट यही होता है कि बहुत ज़्यादती हुई, धांधली हुई, ये बात सही है, बट अब मूव ऑन करने के लिए क्या करना है? व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं आज भी समझता हूँ, बिलावल जरदारी साहब ने जो ये बेड़ा उठाया है, मैं ऐसे बड़ा खुशाइंद समझता हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात पर कि जमहूरी ताकतों को, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना है, ताकि ये जो मुख्तलिफ हमारे, जैसे बलूचिस्तान से एक आवाज़ हमेशा उठती है कि जी हम एहसास महरूमी का शिकार है, और बहुत हद तक उनकी बात ठीक भी है। अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और हम पार्लियामान को मजबूत कर लें और सब लोग अपनी अदाओं के हॉल से बाहर आए, एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़े, माजी को दफन करते हुए आगे बढ़े। और मैं आज भी समझता हूँ पीपल्स पार्टी का जो माजी रहा है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो साहबा हो, वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक और आ, आ, और उन्होंने बड़ी अवाम प्राइस की पे की है पॉलिटिक्स इसकी, की बहुत बड़ी प्राइस ये पे की प्राइस है। पे यकीनन 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 जब आप एक कॉज के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। राइट अच्छा, बैरिस्टर आमिर, आपकी तरफ आती हूँ दोबारा से। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि वो सारा जो नेशनल सिक्योरिटी का स्पेक्ट्रम है, उसमें शायद ही कोई एलिमेंट हो जिसमें हम थ्रेट ना फेस कर रहे हों। पानी की कमी देख लें, क्लाइमेट का प्रॉब्लम देख लें आप, उसके बाद जो टेररिज्म हो रहा है उसको देख लें, फूड सिक्योरिटी देख लें, हर चीज़ जो है वो ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर पे है, जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दैट वी नीड टू हैव एनी स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी क्या है? वो सेकेंडरी है। वो यही है कि सारे अग्री तो करें कि इस वक्त स्टेट ने मिल के चलना है, सारे स्टेट ऑर्गन्स ने कंट्रीब्यूट करना है, ऑफेंड नहीं करना किसी फैक्टर को। आपके ख्याल में पीटीआई का जो प्रॉब्लम है कि उनके बानी इस वक्त जेल में हैं, और उसकी वजह से वो हर चीज़ से वॉकआउट कर जाते हैं या उसमें नहीं बैठते, जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ वो उसमें नहीं बैठे, क्या इस चीज़ का आप लोग इनर सर्कल्स में डिस्कस करते हैं कि इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि आप लोग भी थोड़ी सी लचक दिखाएं ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आके बैठ सकें और इन चैलेंजेस का कोई हल सोचा जा सके?
जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उस पर आपने वाटर क्राइसिस की बात की है, क्लाइमेट चेंज की बात की है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फरीद दोबारा से बढ़ रहा है उसकी बात की है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम लोगों के ये पिटी इश्यूज़ में हम लोग इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि ये डे टू डे मैटर्स जो हमने बनाए हुए हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये स्टेटमेंट दे दी, उसके अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है असल में वो उसकी जो सबसे ज़्यादा वो उसका ताल्लुक है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ही पार्लियामेंट को बाख्तियार होना पड़ता है। और पार्लियामेंट सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन होता है, सेशन में तो और तरह की बातें होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं। एक पार्लियामेंट जो फंक्शन करता है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ज़रिए करता है, जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और अपोजिशन को भी बहुत सी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की सरबराहियाँ मिलती हैं और वही फंक्शन करते हैं। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें, नेशनल सिक्योरिटी को देखें, अब ये नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के ऊपर जो रवैया रहा पीटीआई का, अब उसे हर होशमंद आदमी ने उसे अच्छा नहीं समझा। अच्छा, अब ये अगर कह दिया जाए कि जी हमारा लीडर जेल में है तो इसलिए अब किसी इशू पे बात ही नहीं हो सकती, तो अभी कुरैशी साहब फरमा रहे थे, आपने फरमाया कि हमने पॉलिटिकल अदवार के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए हमने एक इसकी प्राइस पे की है। अच्छा, उसमें एक तो हमने जाने दी, वो तो अलहदा है, एक हमने अपनी ईगो को भी कुर्बान किया ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई पाकिस्तान में 86 में, जनरल ज़िया काबिज था इक़्तिदार के ऊपर, क्या वो कोई जमहूरी हुकूमत थी? क्या कोई इलेक्शन 85 का जमहूरी था जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बने थे और भुट्टो साहब को फांसी दी थी उस हुकूमत ने? और लेकिन मोहतरमा को जब ये अफ़गान इशू के ऊपर एक क्राइसिस उठा और मोहम्मद खान जुनेजो ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, बीबी उसमें शरीक हुई, उसके बाद भी कभी भी और पूरी ट्रैजेक्टरी है, बार बार जितनी दफ़ा वो अपनी ही गवर्नमेंट से बाहर हुई हैं, मुखालफत की वजह से इलेजिटिमेट तरीके से उनकी गवर्नमेंट्स गिराई गई, 2-2 साल 2.5 साल बाद वो उतनी दफ़ा वापस आई हैं पॉलिटिकल पूल के अंदर और अपना हिस्सा डाला है उन्होंने, वापस आई हैं और फिर उन्होंने किसी के साथ डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे। जेल आप मुझे एक दफ़ा बता दें पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया हो कि जरदारी साहब को जेल से बाहर लाओ तो फिर हम डायलॉग करेंगे। आई एम वेरी ग्लैड वी आर हैविंग दिस डिबेट बिकॉज यूजुअली इस आर्गुमेंट कोई ना देता है ना लोग सुनते हैं कि आप हिस्ट्री में देखें तो ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। बट जब हम पीटीआई से बात करते हैं, नदीम साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, तो हमेशा पोर्ट्रे यही किया जाता है कि शायद ये सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये सब कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का हिस्सा है, ये उस इक्वेशन का हिस्सा है और इसमें से आप सब मिलकर ही निकल सकते हैं। इसमें से किसी एक बंदे का बड़ा होना या किसी दूसरे को छोटा दिखाना, इससे मसला हल नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं और सेम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और नदीम कुरैशी साहब, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमें सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, हम आपसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सारे मामलात हैं, जितनी भी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ खड़े हुए हैं, फ्रॉम वाटर क्राइसिस टू क्लाइमेट प्रॉब्लम, टेररिज्म को ले लें, फूड सिक्योरिटी ले लें, ये सारे मसाइल हल करने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जगह पे इकट्ठी हों और कंसेंसस डेवलप करें कि इन सारी थ्रेट्स को हमने इकट्ठे फ़ाइट करना है। मैं नदीम कुरैशी साहब का आर्गूमेंट ले लूँ क्योंकि पहले से डिबेट चल रही थी, देन आई विल कम टू यू। जी कुरैशी साहब, यू कैन रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। देखिए, मैं आपको एक गुज़ारिश करूँ। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात होती है कि ये कहा जाए भी माज़ी में भी सबके साथ ये होता रहा। मैं एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा क्वेश्चन सब जो जमहूरी ताकतों से होगा, बिलख़ुसूस वो जो आज हुक्मरान हैं, इनके साथ अगर ज़्यादतियाँ होती रही माज़ी में, बिल्कुल होती रही, तो क्या ये कौन-सी किताब में लिखा है कि ये तमाम ज़्यादतियाँ किसी और के साथ भी दोहराई जाए और नहीं, पहले से नहीं, ज़्यादा ये तो कोई शिद्दत के नहीं साथ कह दोहराई रहा। जाए? नहीं, नहीं, आप हाँ, आर्गुमेंट को गलत ले रहे तो हैं। दिस टू से कि ये पहले भी होता रहा है डजंट जस्टिफाई जो अब हो रहा है, बट वी आर डिस्कसिंग कि ये हमारी रियलिटी है, इसलिए हम ये रूल आउट नहीं कर अच्छा, सकते कि ऐसा पहले नहीं हुआ। देखिए, मैं भी वही गुज़ारिश कर रहा हूँ। अगर ये रियलिटी है, तो इसी रियलिटी ने हमें आज उन तमाम उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ लातादाद चैलेंजेस हमें दाखिली, खारजी, इकोनॉमिकल वो सारे चैलेंजेस आज इसी की वजह है कि हम अपने साथ होने वाली ज़्यादती को दूसरे के साथ ज़्यादती करके
जब कंपेयर करते हैं, बजाय हमें ये होना चाहिए कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, अब ये किसी और के साथ ना हो। क्या वजह है कि कल आपकी इतनी गवर्नमेंट आएगी तो आप लोग तो नहीं ये सब कुछ करेंगे? देखिए मैं आपसे गुजारिश 2018 में तो करूँ, ये अगर सब कुछ होता रहा है जब उस वक्त आपकी कोई भी गवर्नमेंट शख्स, थी। सुनहरा साहबा, कोई भी शख्स करेगा वो ज्यादती करेगा, और नहीं जो करनी पहले हुआ चाहिए। आपकी नजर गवर्नमेंट में? बेकार लोगों को देखिए, जो लोग इस बात का दावा करते हैं, जिन लोगों को इस बात पर बड़ा वो प्राउड फील करते हैं और इसको पोर्ट्रे करते हैं कि जी वो बड़े जमहूरी लोग हैं, तो उनके रवैये से भी जमहूरियत नजर आनी चाहिए। ये बात कहना कि जी हमने सलामती कौंसिल, ये जो कमेटी की मीटिंग थी, इसका बाइकआउट किसी जिद और अना पे किया, नहीं, ऐसा नहीं। बुनियाद सिर्फ ये थी कि जब एक आग देखी उसको कि थोड़ी इलेक्शन तरजीह लड़ते हैं, देनी चाहिए थी आपको वैसे, देखें, जरा क्योंकि एक बहुत एक बड़ा मिनट, वाकया हुआ था। जुमला, 2 मिनट के मुझे एक लिए जुमला साइड पे पूरा चीज़ें रख के अगर आ जाते तो ऑप्टिक्स बहुत पॉजिटिव होती। मुझे एक जुमला तो मुकम्मल कर रहे थे। हमारी गुजारिश ये थी कि यकीनन बहुत बड़ा इशू था, है, और हमें इसको मिल बैठकर हल करना होगा। तो क्या वजह थी उस इशू के लिए? आप एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चले आप नहीं भी मानते हैं, अवाम तो मानती है ना, आप उसकी लीडरशिप जो जिलों में है, आप हमें, हमारी उस टीम को जिन्होंने उस कमेटी का हिस्सा बनना था, उनसे उनसे मुलाकात से भी आप उन्होंने होने को गलत तैयार किया, नहीं है। आई एग्री कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आखिर फिर भी आई वुड स्टिल से कि बाद में मुलाकात हो ही जानी थी। आप लोग कुछ बड़ापन दिखा देते अगर ये लोग नहीं दिखा रहे थे तो। देखिए सुनहरा साहबा, ऐसा नहीं होता। जब आप दावा ये करते हैं, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि हमने नहीं इकट्ठे तो फिर होकर एक आपकी मसला हल लीडरशिप करना है। एम्पावर्ड तो ना हुई ना, कि अगर वो इस तरह के क्राइसिस में देखिए, उनको एक तरफ से आप याद पॉलिटिकली करें, क्रश किया जा रहा हो और उन्होंने एक दूसरी डिसीजन मेकिंग करनी हो एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू डू दैट, तो फिर ये प्रॉब्लम तो आपकी साइड पे भी हुई। जितना प्रॉब्लम सुनहरा गवर्नमेंट की साहबा, साइड पे है उतना ही आपकी साइड पे है। मोहतरमा, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब एग्जाइल में थी, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, तो उनकी जो मकामी लीडरशिप होती थी हर इशू पर, हालांकि वो कुछ जेल में नहीं थे, लंदन थे, मोहतरमा दुबई में थी, तो उनकी पूरी की पूरी टीम्स वहां जाया करती थी मशावरत के लिए। ये कोई गैर अखलाकी, गैर आईनी या कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं था। क्या वजह है? मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं तो नहीं कह रही कि आपका मुतालबा गलत था। मैं कह रही हूँ उन्होंने भी गलत किया और आप लोगों ने भी गलत किया, मैं तो ये कह रही हूँ। चले मुबशिर साहब को हम जज बना लेते हैं। मुबशिर साहब, आप इस कन्फ्लिक्ट को हल कर दें, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट मेरा आर्गुमेंट ये है कि क्राइसिस बहुत बड़ा था। एपीएस के वक्त एटलीस्ट हमने ये ज़रूर देखा था कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। इस दफ़ा ये जो ट्रेजेडी हुई जाफ़र एक्सप्रेस वाली, हमें वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स नहीं मिली जो उस टाइम पे थी। सो देयर इज़ सर्टनली अ लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिग्रेडेशन। डू यू एग्री टू दैट? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और बुनियादी तौर पे जो सवाल आप पूछ रही हैं नदीम भाई से, वो मैं पूछना भी चाहता था। और चूंकि मैं पीटीआई के दौर में ही इस एटीट्यूड के हवाले से लिखता रहा हूँ, और लिखे हुए पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि मतलब प्रेसिडेंट एपीएस की भी नहीं थी, और जाफर एक्सप्रेस वाली प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ नहीं है। ट्रू। और उसमें स्पेशली जब आप पे फिंगर पॉइंटिंग हो रही हो एक पार्टी पे, क्या आप उनके लिए अपोलोजिस्ट है, यानी दहशतगर्दों के लिए, और आपकी वजह, आपके इक़दामात की वजह से ही ये स्पिल ओवर हुआ आफ्टर 2018। ये बात ठीक है कि कंटेन किया गया था। आप फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख लीजिए कि जो हमने 2 ऑपरेशन किए, सवात और वजीरिस्तान, उसके नतीजे में हमने दहशतगर्दी को कंटेन किया। लेकिन आफ्टर 2018 के कुछ डिसीजन जिसमें, और आई रिपोर्टेड फॉर एन इंटरनेशनल वायर सर्विस, जिसमें टीटीपी के कमांडर्स को रिलीज करके अफगानिस्तान भेजा गया, और उसके बाद उनके लोगों को लाया गया रिहैबिलिटेट करने के लिए। उसके बाद ये स्पिल ओवर ज्यादा हो गया है। अब इस सिनेरियो में पीटीआई का ये फर्ज बनता था कि अपने ऊपर जो फिंगर पॉइंटिंग है उसको खत्म कर ले, और उसमें मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई का बहुत बड़ा रोल होता अगर वो अपने लोगों को उधर भेज देते। कम से कम ये वाले जो डाउट्स हैं उनके बारे में, चूंकि ये डाउट्स बहुत सारी रीजंस की वजह से बने हैं। मिसाल के तौर पे 2013 में इलेक्शन से पहले वो साउथ वजीरिस्तान गए, तो वहां पे टीटीपी की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी, और एक पटाखा नहीं चला। वेयरएज पीपल्स पार्टी एएनपी और एमकेएम की लीडरशिप क्या कैंपेन नहीं वजीरिस्तान, कर क्या सकी थी। केपी और क्या कराची, वो तो कैंपेन ही नहीं कर पाए। ट्रू। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो इनका
बनता था। लेकिन एक बात जो नदीम भाई और आपके तवज्जुह से जुनैरा, मैं पीटीआई की लीडरशिप को कहना चाहूंगा कि ये भी कोई जमहूरी रवैया नहीं होता कि आप कहें जनाब ये पॉलिटिकल फोर्सेस से तो हम बात नहीं करते, हम मिलिट्री फोर्सेस से बात करते। सबसे पहली आपका डेमोक्रेटिक माइंडसेट की निगेशन इधर हो जाती है, और दूसरी बात ये कि हमने तो तारीख से और ये सारे जर्नलिज्म से यही सबक सीखा कि कल के जो डैगर ड्रॉन थे पीएमएलएन और पीपीपी, They इन्होंने are allies इकट्ठे और today ये for the second और time actually. बिल्कुल, और यानी हैरानकुन बात थी हमारे लिए कि मियां शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस आए, जब उन्हें डिपोर्ट किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो पीपल्स पार्टी के लोग उनको रिसीव करने के लिए सड़कों पे मार खा रहे थे लाहौर की। तो बिल्कुल। अब ये तारीख से उन्होंने सबक सीखा, और यही सबक जो है वो पीटीआई को सीखने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, इस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी थोड़ी सी ऐसी पोजीशन में है जहां उनकी पार्टी पोजीशन डिफरेंट है ऑन एन इशू, जो कैनाल्स का इशू है, मैं उसकी बात कर रही हूं, क्योंकि जाहिर है उसका ताल्लुक डायरेक्ट सिंध के लोगों से है, लोगों का वहाँ एक ओपिनियन है, और ये 6 नहरें जो हैं वो गवर्नमेंट ये समझती है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एट द सेम टाइम आपके प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, वो इसकी टैसिट अप्रूवल भी इसका किसी हद तक दे चुके हैं। तो ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है, या अभी इसके ऊपर अभी बातचीत गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की चलेगी? देखिए, बातचीत तो हो रही है, और पीपल्स पार्टी, अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हम लोग तो हमेशा बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो भुट्टो साहब ने 73 का दिया, और खुशकिस्मती से आज तक ये 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे पूरी कौम का एतमाद है। अच्छा, उसके अंदर इसका हल भी है। अगर कोई ऐसा क्राइसिस आए तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा, वो जिसकी आपने डिमांड भी की है, वो रेगुलर भी बुलाना चाहिए। अच्छा, हमें यही होती है, हमारे दोस्तों से हमारा एतराज़ बड़ा जमहूरी होता है और बड़ा शाइस्ता होता है। हमने ये कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है तो इसे क्यों हम इशू बना रहे हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बात करे, उसका जवाब दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर दे। अच्छा, फिर उसकी वजह से होगा क्या कि एक क्राइसिस में घिरी कौम मजीद एक गैर यकीनी सूरत हाल में जाए, एक और फॉल्ट लाइन डेवलप, और फिर ऐसे लगेगा शायद कि सूबा सूबे के खिलाफ है और किसी के हकूक सलब हो रहे हैं, या बड़ा सूबा छोटे सूबों के साथ ज्यादती कर रहा है। तो क्यों ना इस मसले को हल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किया जाए। तो ये बात हम बड़े दिन से, और ये प्रेसिडेंट साहब ने भी अपनी स्पीच के अंदर पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को ये मशवरा भी दिया था। देखिए, एक जो फादरली फिगर होता है या स्टेट की नुमाइंदगी करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ये होशमंदी ही बता सकता है। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जहाँ पे ये बात बताई है कि ये वाटर के क्राइसिस को हल करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ये कैनाल्स के इशू को एड्रेस करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो, वहीं पे उन्होंने अपोजिशन और गवर्नमेंट को भी ये बताया है कि आइए बैठिए। लेकिन ये रवैयों की बहुत ज़रूरत है, जैसे आप फरमा रही थी, जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा इससे बढ़ के क्या हो कि एक शख्स ने आपके ऊपर जुल्म सितम किया हो, फिर इस पर मानना भी हो कि मैंने किया है। जैसे उन्होंने वो एहतसाबुर रहमान साहब की बात, सैफुर रहमान साहब की बात की, और फिर राना मकबूल साहब मेरे साथ आते रहे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो हमेशा ये कहते थे कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर होता रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी के लिए रुकावट नहीं डाली, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का ये जो किरदार रहा है कि वो कभी भी, वो कहते हैं ना कि गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें इस चीज़ से। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो अच्छा तो कोई सारों के लिए नहीं होता। तो हमने हमेशा सब्र किया है। यही बात मैं अपने पीटीआई के दोस्तों के सामने ये चीज़ रखूँगा कि हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कि एक सियासत है, एक रियासत है। सियासत को हमेशा रियासत के ताबे होने चाहिए। अगर रियासत के अंदर आज अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ये कोई एक रात में नहीं आ गई। बिल्कुल इन्हें आज हमारे दोस्तों को जमहूरियत अच्छी लगने लगी है, इन्हें यह बात बुरी लगने लगी है कि सियासी क़यादत को बिहाइंड द बार्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात उन्हें उस वक़्त भी याद रखनी चाहिए थी कि एक वज़ीर आज़म को भले वो जैसे आया, इलेक्टेड सिलेक्टेड जैसे भी, लेकिन उसे भी ये ज़ेब नहीं देता कि मैं फ्रिज बंद करूँगा, मैं टीवी बंद करूँगा, फिर वो ख़वातीन के ऊपर हमला आवर रहा, फिर मुक़य्यद। क्या जब उन्होंने ये फरमाया था कि मेरा निशाना है आसिफ अली जरदारी पे, उसका जवाब कभी आपने आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ुबान से भी सुना है? और आज भी हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए, मुल्क इन हालात में नहीं है कि हम अपनी ज़ात की लड़ाइयाँ लड़ें। आज पाकिस्तान हकीकी क्राइसिस का सामना कर रहा है। वो दहशतगर्दी जिसे 80-90 हज़ार लोगों ने जानों की कुर्बानी दे के ख़त्म किया था, कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से
और दहशत गर्दों की हमदर्दी की वजह से, जेट ब्लैक टेररिस्ट महमूद खान, मुस्लिम खान जैसों को रिहा करने की वजह से, अपने लोग कहने की वजह से, 35,000 फाइटर वापस लाने की वजह से हम दोबारा उस क्राइसिस का सामना। बैरिस्टर साहब, इस वक्त तो एवरीबडी इज एग्रीइंग के माजी में, और ये कोई पिछले एक गवर्नमेंट के टेन्योर की मैं बात नहीं कर रही, उससे भी हमारी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान रही है, उसने हमें इस वक्त हिट बैक किया है, विच प्रूव्स कि हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान ठीक नहीं थी, जो भी थी 70s में, 80s में, 90s में, एंड दिस इज़ हार्ड टाइम कि इसको चेंज किया जाए, और चेंज करने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तारिक फातमी साहब इस वक्त US में हैं, हमारे एम्बेसडर लगे हुए हैं मुस्तकिल। प्रॉब्लम इज़ बिगर देन बिफोर, बिकॉज इस दफ़ा इस रीजन में अमेरिका आके नहीं बैठेगा, आप उसकी फोर्स को अपने साथ कोलैबोरेट करके इस थ्रेट को डील नहीं कर सकेंगे। उनके इंटरेस्ट इस वक्त कहीं और अलाइन है, बट जो मिलिटेंट्स का स्पिल ओवर सीरिया से आ रहा है, जो लेबनान से आ रहा है, जो हूसीज़ का इफेक्ट आ रहा है, जो अभी ईरान के साथ US का बिहेवियर होने जा रहा है, उस सब के साथ हमने अकेले ही डील करना है। इट इज़ ग्रेवर देन बिफोर, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पीपल्स पार्टी अपने मसाइल का हल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए से कोशिश कर रही है कि कैनाल्स का जो मसला है वो हल हो। इसी तरह जो KP का मसला है वो उससे बहुत बड़ा है, वो तो दहशत गर्दी का है। बेशक एग्री आप ना करें, लेकिन आपके जो CM हैं वो इस वक्त इसको समझ रहे हैं सेंसिटिविटीज़ को, और उन्होंने कल ही कहा है कि वहाँ जो काइनेटिक ऑपरेशंस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अब हैविंग सेड दैट, जब ऐसे मौके पे CM आपकी पार्टी के एक पॉलिसी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं आएगा अगेंस्ट इट? नहीं, मैं नहीं समझता किसी नौयत का कोई प्रेशर आएगा। और CM KP जो है वो पार्टी की हिदायत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और इस पर किसी भी शख्स की दो राय नहीं हो सकती। दहशतगर्दी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और दहशतगर्दी सिर्फ KP में नहीं है, बलूचिस्तान में, और उसके असरात अब पंजाब में भी अगले रोज आपने देखा। आपने सुना होगा कि DG खान में भी चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों ने अटैक किया। तो दहशतगर्दों की तो कोशिश और ख्वाहिश होगी, और दहशतगर्दों के पीछे जो ताकतें हैं वो हमारे दुश्मन है। वो दुश्मन है जो 76 साल से हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हर महाज पर, उन्होंने मतलब क्रिकेट के महाज तक पर हमसे एक बैच डाला हुआ है। उनकी ख्वाहिश है कि हम खारजा पॉलिसी में, इकोनॉमिकल पॉलिसी में और इंटरनल इशूज में उलझे रहे। तो मैं नहीं समझता कि हम या तहरीक इंसाफ किसी भी हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज करेगी, कतई ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि हम जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सियासी जराइम हमारे साथ हुए हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुए। अभी मुबशर भाई ने भी फरमाया, बैरिस्टर साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा बिहेव किया उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की। लेकिन मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये क्लेम रहेगा कि जरदारी साहब की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की मौजूदगी में जो कुछ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल वर्कर्स हमेशा अपने मुखालफिन के ज़ेर ताब रहते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज, उनके घर, उनकी चादर और चार दीवारी कभी इतनी गैर महफूज नहीं हुई जितना इस 3 साल में लोगों के साथ सलूक हुआ। ऐसी खवातीन जिनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, लोगों के फैमिली मेंबर्स सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों खड़े। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पार्टी से अलग का ऐलान किया है, उन पर से सारी ताज़ीरात खत्म कर दी गई। तो ये तारीखदान लिखेगा कि जरदारी साहब की और गिलानी साहब की, मैं इन दोनों लोगों को बड़ा डेमोक्रेटिक समझता हूँ। मैंने बहुत अच्छा पाया यूसुफ रजा गिलानी साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर दौर को कि वो अपने मुखालफिन के घर चले जाया करते थे। मैंने उन्हें नवाज शरीफ साहब के घर जाते हुए देखा, मैंने उन्हें जस्टिस इफ्तिखार के लिए फाइट करते देखा। देखिए, जो चीजें अच्छी होती हैं वो तारीख का हिस्सा रहती है, लेकिन ये भी तारीखदान हमेशा मॉडल लिखेगा, ये हिस्ट्री में आएगा कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात की मौजूदगी में, और नून लीग में भी बहुत सारे अच्छे डेमोक्रेटिक मिजाज के लोग हैं, सारे वहां डिक्टेटर्स के लोग नहीं है। जो सियासी इंतकाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जारी है आज तक, मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी मॉरलिस्ट इनको क्लीन चिट देगा। ये बात रहेगी कि इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इन सारी जमातों ने एका किया, और वो इंतखाबी नताइज, देखिए, एक होती है धांधली, क्या आपने 19 का 20 कर दिया,
कुरैशी साहब, 1300 मेरे पास वोट वाले टाइम को कम है, क्या मैं कहते हैं, बस बनाया लास्ट जाए। कमेंट ले लूँ आपकी इजाज़त से मुबशिर बुखारी साहब का। बुखारी साहब, सिचुएशन आपके सामने है और ईद के बाद यकीनन हर तरह की मोबिलाइजेशन होगी, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ चीज़ें स्लो हो जाती हैं रमज़ान में फॉर वट एवर रीज़न्स। आपको कोई मेजर पॉलिटिकल मूव ग्रैंड ऑपोजिशन की शक्ल में क्या नज़र आ रही है, स्पेशली जबकि मौलाना बड़ा क्लियर स्टैंड दे चुके हैं कि जो वहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं केपी में वो मेरे उस्ताद हैं, तो उनको जो मारने वाले हैं मैं तो उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी का है, मेरा मैंडेट केपी में भी चोरी हुआ है। इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए, उनकी क्लैरिटी को सामने रखते हुए, क्या आपको लगता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जाफ़र एक्सप्रेस वाले वाक़े से पहले कि कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, उसकी कोई शक्ल मौजूद है? जी देखिए, मौलाना चूंकि एक स्ट्रीट पावर रखते हैं और अपोजिशन की कोशिशें हैं कि मौलाना को शामिल किया जाए, लेकिन मैं आपको अपने सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि मौलाना उसमें शामिल नहीं होंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, दो तो आपने फरमा दी जुनैरा। लेकिन अब इस वक्त मामला जो पीटीआई के लिए है वो ये है, और जेन्युइन उनका प्रॉब्लम है कि वो उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज कर सकें, चूंकि यकीनन क्रैकडाउन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि इनका अपना भी कसूर है, क्योंकि इन्होंने 2-4 शोज जो किए उसमें जो हुआ वो सबके सामने है। तो अब वो खौफ यही रहता है कि अगर ये करेंगे कोई प्रोटेस्ट तो कहीं वायलेंस तो नहीं हो जाएगा। ये भी मामला अपनी जगह पे मौजूद है। और उसके साथ-साथ आप ये चाहते हैं कि वो अंडर गार्ब ऑफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जिसको किस तरह महमूद खान बाहर साहब निकले, या जो वो खुद उनके इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे, वो कम से कम किसी और कर सकें। आई एम वेरी सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सिनेरियो यही है, मेरे सारे मेहमान जो बात कर रहे हैं वो सारी बातें, वो सारे पर्सपेक्टिव्स दुरुस्त हैं, बट दे ऑल हिंट इन द सेम डायरेक्शन कि इन प्रॉब्लम्स के साथ ही वक्ती तौर पे क्राइसिस हैंडलिंग के लिए जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश है, वो इकॉनमी के फ्रंट पे भी है और मैंने कहा नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम पे मौजूद है। उसके लिए बहरहाल कोई एक जगह पे इत्तेहाद तो बनाना पड़ेगा, कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। सियासत साइड में होती रहेगी, एक दूसरे से इख्तलाफात चलते रहेंगे, लेकिन बहरहाल मुल्क को सफ़र नहीं करना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो।